चलिए भाई, पिछली क्लास में हमने ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में, स्प्लिटिंग। तो हेडिंग क्या आएगा? स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। क्या हेडिंग है? स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। अब इसको आराम से समझना भाई, रिलैक्स हो गए। स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग मैं समझा रहा हूं या वैन विल्क बेथे ने समझाई थी? तो आपका आंसर होगा सर वैन विल्क बेथे ने समझाई थी, मैं नहीं समझा रहा हूं। तो आपके बहुत सारे डाउट तो यहीं खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो मैं बोल रहा हूं, ना कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं। और आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा जो उन्होंने बोला है, क्योंकि उनमें जो कमियां होंगी वो आप और मैं दूर नहीं करेंगे। वो कौन दूर करेगा? ए मोटी। कौन दूर करेगा? ए मोटी। कौन दूर करेगा? ए मोटी। आप में और मुझ में इतनी दम नहीं है कि हम उसकी गलतियों को दूर करें। कौन दूर करेगा? ए मोटी। तो यहां पर जो स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग आएगी, उन्होंने जैसा जैसा बोला हम उसको वैसा वैसा मानेंगे और पढ़ेंगे। समझ गए बात को? क्लियर? सिंपल है। तब उन्होंने क्या समझाया देखो, उन्होंने कहा कि यार ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है एक। जिन बच्चों ने ऑक्टाहेड्रल वाली स्प्लिटिंग नहीं अच्छे से याद करी, वो अच्छे से याद करना, तब जाकर के यहां समझ में आएगा अच्छे से। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जब हमने पढ़ी थी तो हमने कहा था यार ये वाले जो है ना एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये बीच में जो है वो नॉन एक्सियल होते हैं। ठीक है? और ये 5 ऑर्बिटल होते हैं फ्री मेटल के टाइम के। फाइव डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोला जल्दी बताओ? 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। फिर हमने कहा था कि यार इसके पास आएंगे सिमेट्रिकली। याद करो, सिमेट्रिकली हमने कहा था इसके पास आएंगे चारों लिगेंड, चारों तरफ से। ये तब हमने कहा था कि आपके 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स इन सिमेट्रिकल फील्ड। 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स इन सिमेट्रिकल फील्ड। ये सिमेट्रिकल फील्ड में अरेंज्ड है। फिर उसने कहा था कि भाई ये जो है वो लिगेंड बिल्कुल पास आ जाएगा। ये एकदम पास आ गया था, एकदम पास। ऑक्टाहेड्रल में ये इसको धक्का दे रहा था। ये धक्का दिया उसने। क्लियर? ये ऑक्टाहेड्रल अपन ने पढ़ लिया था। अब उसमें इसने स्क्वायर प्लेनर को समझाया। उसने ये समझाया कि अगर इस ऑक्टाहेड्रल में से 2 लिगेंड में हटा दूं तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। आप देखो, अगर आप ऑक्टाहेड्रल की बात करो तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है। भैया मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं,
उन्होंने जो कहा मैं वो बता रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल होता है, और अगर इस ऑक्टाहेड्रल के अंदर आप ध्यान से देखो, उसने क्या कहा कि 2 लिगेंड में हटा दूं यहां से और यहां से, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, स्क्वायर प्लेनर। 3D में देखो, तो सेम उन्होंने यही कहा। अब आप थोड़ा सा दिमाग अपना लगाओ कि अगर मैं यहां से, ये जेड एक्सिस थी ये जेड एक्सिस थी, उसने कहा कि जेड से लिगेंड को हटाना है, जेड से लिगेंड हट रहा है तो जेड पर जो रिपल्शन आ रहा था वो हटने लगेगा, जेड पर रिपल्शन कम होने लगेगा। जेड से लिगेंड को हटाना है तो जेड पे रिपल्शन कम लगेगा लिगेंड का, लेकिन स्क्वायर प्लेनर बनाना है तो एक्स और वाई से लिगेंड पास आ रहा है, एक्स और वाई से लिगेंड पास आ रहा है, तो एक्स और वाई पे तो रिपल्शन ज्यादा लगेगा, एक्स और वाई से पास आ रहा है तो एक्स और वाई से पास आ रहा है, एक्स और वाई से पास आ रहा है, तो एक्स और वाई जो होगा उस लिगेंड का, मतलब एक्स और वाई जो ऑर्बिटल होगा उस पर रिपल्शन बहुत ज्यादा लगेगा, और जेड जो होगा उस पर रिपल्शन घटने लगेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई स्क्वायर प्लेनर बनाना है, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब लिगेंड जो होगा उसको एक्स और वाई से तो पास आना पड़ेगा, ये उन्होंने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूं, और उन्होंने जेड से लिगेंड को हटाना शुरू किया। ये तो आप दिमाग लगाओ, यहां पर मैंने बताया था ये जो ऑर्बिटल थे वो थे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये थे डी जेड स्क्वायर, ये थे डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। अब आप खुद बताओ कि सिचुएशन क्या बनेगी। सिचुएशन ये बनेगी कि यहां पर जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उससे लिगेंड बिल्कुल पास आ रहे हैं, तो अगर उससे लिगेंड पास आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा उसकी एनर्जी तो बढ़ेगी, और जो डी जेड स्क्वायर है उसकी एनर्जी कम बढ़ेगी। यहां पर भी एक्स और वाई जो होंगे उसमें एक्स और वाई से आ रहा है लिगेंड पास, तो एक्स और वाई जो है उसकी एनर्जी तो बढ़ेगी और इनकी कम बढ़ेगी, ये ऐसे बताया था मैंने आपको। यहां रिपल्शन कम लग रहा है, दो ऑर्बिटल हैं, आराम से समझो। अब यहां पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से यानी एक्स और वाई पर लिगेंड पास आएंगे, एक्स और वाई पर लिगेंड अगर पास आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स और वाई पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा तो एक्स और वाई की एनर्जी बढ़ जाएगी। जेड पर रिपल्शन अब कम होना शुरू होगा, क्यों, क्योंकि जेड से लिगेंड को हटा रहे हो, तो जेड की एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, तो ये जेड की एनर्जी कम होना शुरू हो गई, ये डी जेड स्क्वायर है। यहां पर आपका डी एक्स वाई एक्स वाई से पास आएगी एकदम, ये लेकिन तो एक्स वाई की एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन यहां पर डी वाई जेड, जेड से तो हटना शुरू हो गया, तो जेड वाली एक्सिस से रिपल्शन कम होगा तो इनकी एनर्जी थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक स्प्लिटिंग होगी, इसको कहा जाता है टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। लेकिन क्या ये टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन स्क्वायर प्लेनर होता है क्या? नहीं, स्क्वायर प्लेनर तो तब होगा जब पूरी तरह से जेड से गायब हो जाएगा लिगेंड। ये देखो आप, ये दिख तो रहा है ना यहाँ पे, हाँ दिख रहा है वो रहा, ठीक है। यहां से पूरा का पूरा जेड गायब हो जाएगा, जेड गायब होगा यानी कि एक्स और वाई से फिर पास आएंगे, ये एक्स और वाई से फिर पास आएंगे ये, तो ये एक्स और वाई की एनर्जी फिर बढ़ेगी, ठीक है। ये स्प्लिटिंग याद करो, ऑक्टाहेड्रल बताई थी अपन ने, ठीक है। ये फिर बढ़ी, यहां पर एनर्जी फिर घटेगी, यहां पे एनर्जी फिर बढ़ेगी और यहां फिर घटेगी, ये यहां से यहां तक फाइनली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग कहलाएगी। यहां से यहां तक की फाइनली क्या कहलाएगी, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग, जिसके अंदर ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका डी एक्स वाई, ये आपका डी जेड स्क्वायर, ये आपका डी एक्स जेड और डी वाई जेड है, वो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका डी एक्स वाई, ये आपका डी जेड स्क्वायर और ये आपका डी एक्स जेड और वाई जेड है, आपका डी एक्स जेड और वाई जेड है, ये आपका डी एक्स जेड और वाई जेड है। टेट्रागोनल आएगा ये।
ये आपको फाइनल याद रखना है, बाकी सब भूल जाना भले चलेगा। अब आपको ये स्प्लिटिंग हमेशा याद होनी चाहिए। और इस स्प्लिटिंग में क्या लिखा है देखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर हटाओ, डी एक्स वाई पाओ। दोबारा बोलो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर हटाओ, डी एक्स वाई पाओ। ये की पॉइंट दे दिया आपको। फिर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स जेड वाई जेड। तो आपको जो स्प्लिटिंग पूछे डायरेक्ट, तो आपको बोलना है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर हटाओ, डी एक्स वाई पाओ। तो दूसरा ऑर्बिटल डी एक्स वाई आएगा, तीसरा डी जेड स्क्वायर और चौथा डी एक्स जेड और वाई जेड आ जाएगा। तो पहला कौन सा होगा जल्दी बताओ इसके अंदर? पहला होगा आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर हटाओ, डी एक्स वाई पाओ। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर हटाओ, डी एक्स वाई पाओ। नहीं आया समझ में? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर हटाओ, डी एक्स वाई पाओ। फिर उसके बाद अगला आएगा क्या, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स जेड वाई जेड, डी जेड स्क्वायर और फिर डी एक्स जेड वाई जेड। क्लियर? आया ना? बोलो। सिंपल है। एक बार और समझते हैं इसको अच्छे से। हम पढ़ रहे थे स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, जो बता रहे हैं वो कौन बता रहे हैं? वैन विल्क और बेथे, जिन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी। उन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर एक चीज इंक्लूड की जिसका नाम था स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग समझा रहे हैं कि कैसे होती है। तो स्प्लिटिंग उन्होंने ही बताई थी, तो वो जो बोल रहे हैं हमें वो मानना पड़ रहा है, वो हम समझ रहे हैं। उन्होंने कहा यार ऑक्टाहेड्रल ऐसे था जब पांचों फ्री थे, फिर सिमेट्रिकल फील्ड में लिगेंड आए तो ऐसे हुआ, फिर ऐसे बना। अब इस ऑक्टाहेड्रल को उन्होंने कंटिन्यू किया। क्लियर? उन्होंने कहा कि अगर मैं यहां से लिगेंड हटाना शुरू करूं जेड से, तो जेड से जब इलेक्ट्रॉन हटना शुरू हो जाएगा तो जेड पर रिपल्शन कम हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो जेड है उस पर रिपल्शन कम होगा तो जेड नीचे आ जाएगा। लेकिन एक्स और वाई से लिगेंड पास आएंगे, तो अगर एक्स और वाई से लिगेंड पास आएंगे तो क्या होगा? एक्स और वाई पे रिपल्शन ज्यादा आएगा। तो एक्स और वाई पे रिपल्शन ज्यादा आएगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और यहां पर भी एक्स और वाई पे रिपल्शन ज्यादा आएगा तो एनर्जी बढ़ेगी। ये वाई जेड और जेड एक्स नीचे आ जाएंगे। लेकिन ये कहलाती है सिचुएशन अभी टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, जिसमें लिगेंड अभी निकल रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में अभी स्क्वायर प्लेनर नहीं बना। स्क्वायर प्लेनर बनने के लिए क्या चाहिए? पूरी तरह से लिगेंड जितना मैक्सिमम क्लोज आ सकता है वो क्लोज आएगा और पूरा का पूरा जेड से निकल जाए। यानी कि पूरा का पूरा जेड से निकले तो ये सिचुएशन आएगी। ठीक है? अब जब ये पूरा का पूरा जेड निकल रहा है तो एक्स वाई पास आ रहा है, तो एक्स वाई पे फिर से रिपल्शन बढ़ा, जेड पे फिर रिपल्शन घटा, और यहां पर आपका इसकी एनर्जी और बढ़ी एक्स वाई की। तो फाइनल जो ऑर्बिटल का अरेंजमेंट आया वो ये आया। आपको एक डाउट आएगा कि जेड सबसे नीचे क्यों नहीं चला गया? तो जेड पहले से हाई एनर्जी पर था डी वाई जेड और जेड एक्स से, यानी मुकेश अंबानी हो गया और ये आप हो गए। मुकेश अंबानी की संपत्ति कम करते जाए, आपकी बढ़ाते जाए, तब भी मुकेश अंबानी की ज्यादा रहेगी। तो इसकी एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा थी, इसलिए वो कम होता गया, लेकिन इनसे कम नहीं हो पाया। ये बात समझ में आई सबको? तो ये आपको फिक्स हो गया कि ये आपकी स्प्लिटिंग है, आपकी स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। ठीक? अब आप इसको नोट कर लेना। ठीक? अगली स्प्लिटिंग उसने बताई टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आई है वो एक लाइन याद रखना, ये स्प्लिटिंग इधर वाली, क्योंकि इससे अलावा कुछ नहीं पूछता ये। ठीक है? ऑर्बिटल का अरेंजमेंट आपको याद होना चाहिए, तभी सवाल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। पहले ही बताता हूं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहले था, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर हटाओ, डी एक्स वाई पाओ, सेकेंड आ गया। थर्ड कौन सा था? डी जेड स्क्वायर। और फोर्थ कौन सा था आपका? फिर डी एक्स जेड और वाई जेड। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की बात कर लेते हैं अब।
अब देखो, मैं अगर इसके ऑर्बिटल बनाऊं तो ये एक्सिस पे ऑर्बिटल आएगा, एक्सिस पे आएगा, ये एक्सियल ऑर्बिटल एक्सिस पे होंगे, लेकिन जो नॉन एक्सियल होगा वो तो एक्सिस के बीच में ही आएगा। अब इसको समझना मैंने क्या किया, मैंने मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार एक क्यूब लिया, क्या लिया उन्होंने, एक क्यूब, और उस क्यूब के अंदर सेंटर में बिठा दिया मेटल को। अब एज्यूम करो आप अपने कमरे को क्यूब, और उसके सेंटर में मेटल को रखो, तो जैसे ही सेंटर में मेटल को रखोगे तो जो एक्सिस होंगी वो सेंटर ऑफ द फेस पे जाएगी सीधे। देखो फील करो, सेंटर ऑफ फेस पे जाएगी सीधा, सेंटर ऑफ फेस। ये 3D में उठा हुआ है, ऐसे छत है ये आपकी छत है, तो सेंटर ऑफ फेस जाएगा ऐसे, बिल्कुल सेंटर में आएगा ये। तो ये जो एक्सिस है इस पे आ रही है, तो ऑर्बिटल जो होगा वो एक्सिस पे आएगा सीधा, ये इस वाली दीवार पे जाएगा जो साइड में आपकी दीवार दिख रही है, एक्सिस, इधर वाला एक्सिस, नीचे एक्सिस। क्लियर? तो जो ऑर्बिटल्स होंगे एक्सियल वो इस तरह से अरेंज होंगे। अब बात आई नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहां अरेंज होंगे बताओ? तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल अरेंज होंगे बिल्कुल एक्सिस के बीच में, यहां पे। अब मैंने आपको कहा था इसको छत मानना है, तो ये भी आपकी छत ही है एक तरह से, यूं उठी हुई है बाहर, ये आपकी छत है ऐसे, और ये छत के कोने ऐसे उठे हुए हैं बाहर। ठीक है? तो ये वाला जो ऑर्बिटल है वो सेंटर ऑफ एज पर है, ये सेंटर ऑफ फेस पर है, और ये कहाँ है, ये देखो ये उठी हुई दीवार है ऐसे, तो ये ऑर्बिटल यहाँ बीच में आएगा, सेंटर ऑफ एज। तो नोट करके लिखना है यहाँ पे कि क्यूब में जो मेटल है उस मेटल के जो एक्सियल ऑर्बिटल है वो है सेंटर ऑफ फेस पर। देखो एक्सियल ऑर्बिटल कहाँ है, सेंटर ऑफ फेस, और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है वो कहाँ है, सेंटर ऑफ एज। ये एजिस पर है, ये ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ टकरा रहा है इस कोने पे, नहीं, ये 3D में है, तो ये 3D में उठा हुआ है, तो ये ऑर्बिटल सेंटर ऑफ एज पर आएगा ऐसे। तो एक्सियल होगा किस पे, सेंटर ऑफ फेस, नॉन एक्सियल होगा सेंटर ऑफ एज। क्लियर? अब हमने, मतलब मैंने नहीं, उन्होंने क्या किया कि इस क्यूब के कॉर्नर पे ऑल्टरनेट पोजीशन पर लिगेंड को रखा और अप्रोच कराया इस मेटल की तरफ। तो आप देखो इसको ऐसा लग रहा है डायरेक्ट हिट कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा होगा, ये ऐसे होगा, तो ये यहां पर है ये लिगेंड, और ये जो है यहां बीच में होगा। ये हम बोल सकते हैं कि ये अंगूठा जो दिख रहा है आपको, ये यहां लिगेंड है अंगूठे पे, और ये ऑर्बिटल है, तो इस अंगूठे और ऑर्बिटल के बीच में गैप बहुत कम है, कम होने की वजह से वो इसको रिपल्शन ज्यादा करेगा। जबकि ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला जो ऑर्बिटल एक्सियल, इसमें दूरी ज्यादा है, तो इसके मतलब है कि एक्सियल को रिपल्शन कम मिलेगा, नॉन एक्सियल को रिपल्शन देखो ज्यादा मिलेगा, एक्सियल को रिपल्शन कम मिलेगा। यानी कि जब ये लिगेंड अप्रोच करेंगे, तो अभी इनिशियली क्या था, 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल थे, फाइव डिजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ फ्री मेटल कैटायन। फाइव डिजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ फ्री मेटल कैटायन, यहां क्या आएगा, 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ मेटल कैटायन इन सिमेट्रिकल फील्ड, सिमेट्रिकल फील्ड। लेकिन अब जो रिपल्शन आएगा उस रिपल्शन को समझा जाएगा। अब रिपल्शन आएगा किस में, देखना पड़ेगा आपको, रिपल्शन ज्यादा किस में आएगा, नॉन एक्सियल में। नॉन एक्सियल में रिपल्शन आएगा तो नॉन एक्सियल जो होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या बोला जल्दी बताओ, नॉन एक्सियल में आएगा अब रिपल्शन तो नॉन एक्सियल की एनर्जी बढ़ जाएगी। ये हमेशा याद रखना, ये इससे थोड़े से ऊपर होते हैं, ये मैंने बता दिया था पहले, है ना। नॉन एक्सियल की एनर्जी बढ़ जाएगी, ये आपका बेरी सेंटर कहलाएगा, पहले भी बता चुका हूं। और ये आपके 5 ऑर्बिटल कौन से होंगे, DXY
वाई जेड और डी जेड एक्स, ये कौन से होंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यहां से यहां तक जो है वो ये जो गैप होगा वो होगा डेल्टा टी। ये क्या होगा? डेल्टा टी। और ये जो गैप होगा इस डेल्टा टी में अगर आप इनको देखो, आपको निकालना आना चाहिए ये आपका 0.6 डेल्टा टी आएगा और ये आपका प्लस 0.4 डेल्टा टी आएगा। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में अगर आपसे पूछता तो ऑक्टाहेड्रल में ये दो होते हैं ऐसे और तीन नीचे होते हैं, ये बेरी सेंटर होता है, ये आपका डेल्टा ओ होता है। अगर ये आपसे पूछता ऑक्टाहेड्रल में बताओ बेरी सेंटर से ये कितना, तो ये आप लिखते 3 है ना, ये लिखते माइनस 0.4 डेलो और ये लिखते हैं आपका प्लस 0.6 डेलो। कैसे लिखते हैं वो मैं बताता हूँ, रिलैक्स होके सुनना। बेरी सेंटर पर एनर्जी को जीरो बोला जाता है। पहले ये समझ लो कि ये स्प्लिटिंग हुई तो ये टेट्राहेड्रल क्यों कहलाई? ये टेट्राहेड्रल इसलिए कहलाई क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखो और इन लिगेंड के अप्रोच को मिला दो तो आपको ये अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है? देखो ध्यान से, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट को मिला दिया तो कैसा दिख रहा है? ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इसलिए इसका नाम पड़ गया टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। क्या नाम पड़ गया? 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 टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हो गई। सिंपल है। अब मैं जो कह रहा था कि बेरी सेंटर पर यहां पर आपका जीरो दिखाई दे रहा है ये, तो ये बेरी सेंटर पर जो जीरो दिख रहा है वो कैसे है जरा देखना। अगर मैं यहां इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 4। 4 को इंटू करो 6 से, कितना हुआ? 24, यानी कि माइनस 2.4। यहां कितने भरे जाएंगे? 6। 6 को 4 से करो, कितना हुआ? 24। ये कितना आया? प्लस 2.4। तो प्लस 2.4 और माइनस 2.4 करोगे तो कितना आएगा? 0। यहाँ बेरी सेंटर पर 0 है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर भी वही हुआ, 2 2 4 तो 6 भरोगे, 6 इंटू 4 करो, कितना हुआ? माइनस 2.4। ऊपर करो, 2 और 2 4 भरोगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ? 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? प्लस 2.4। तो फिर से 0 आ गया बेरी सेंटर पे। अब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को आप ध्यान से देखो तो आप याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि जब इस बेरी सेंटर से नीचे लिखते हैं तो यहाँ देखो आप 1 2 3 ऑर्बिटल है। अगर ये ज़्यादा है तो ये कम आएगी वैल्यू, यानी 0.4। ऊपर वाले कम है तो ये वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा। टेट्राहेड्रल में उल्टा हो रहा था, नीचे 2 है, ये कम है तो वैल्यू ज़्यादा आएगी 6, वो ज़्यादा है तो वैल्यू कम आएगी 0.4। क्लियर? आया ना? क्लियर? आया ना? सिंपल है। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग को हमेशा आपको क्या बोलना है? एक तरह से उल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग को आपको क्या बोलना है? एक तरह से उल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल को क्या बोलना है जल्दी बताओ? उल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल को क्या बोलना है जल्दी बताओ? उल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल। उल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये बन गया। ये आपके पास सारी स्प्लिटिंग आ गई। अब स्प्लिटिंग के बाद हम आगे बात करते हैं।
अब हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा जब मैंने स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग बनाई थी तो वो वहां से यहां तक बनी थी और ऑक्टाहेड्रल उसके बीच में आई थी तो इतनी सी थी। तो रिलेशन अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल होती है और फिर टेट्राहेड्रल होती है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि डेल्टा टेट्राहेड्रल होता है 4/9 इंटू डेल ओ। जरा देखो सही है क्या रिलेशन, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए डेल एस पी, तो डेल एस पी बराबर होता है 1.3 डेल ओ। क्लियर? ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये तो एक्सपेरिमेंटल है रिलेशन, है ना बेटा। डाउट आएगा आपको कि रिलेशन कहाँ से लिख दिया आपने, तो ये रिलेशन एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ये कैलकुलेशन से आया है पूरा एकदम, है ना। अब इधर आओ, आपको एक डाउट आएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होगा सर तो हम कैसे पता लगाएंगे कि स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग है या टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है, समझ रहे हो। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर मेटल कैटायन यहां पर मैं स्ट्रेस दूंगा कैटायन पर, मेटल कैटायन 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रखे तो स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगी। और अगर वो 4 वीक फील्ड रखे तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। बट ओनली फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये सिर्फ एप्लीकेबल है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसमें एक्सक्लूड करना है D10 कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये एक्सक्लूडेड फॉर्म रहेगी इसमें, तब आपको ये वैलिड होगा की पॉइंट। ये मैंने आपके लिए की पॉइंट बना दिया कि अगर 4 मेटल कैटायन, पहले तो कैटायन होना चाहिए, मेटल कैटायन हो, 4 कोऑर्डिनेशन हो और 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो सीधा स्क्वायर प्लेनर, और 4 वीक फील्ड हो तो सीधा आपका टेट्राहेड्रल। लेकिन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ऐसा नहीं होगा, वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा धीरे धीरे। D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा तब भी ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सोचो साला D10 आ गया तो D तो पूरा ही भर गया, तो हाइब्रिडाइजेशन तो एक ही आएगा sp3 टेट्राहेड्रल। अबे D अगर पूरा भरा हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन एक ही आएगा ना, 4 ऑर्बिटल चाहिए होंगे तो 1 s और 3 p तो sp3। मैं अभी धीरे धीरे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपने की पॉइंट लिख दिया आपका, और इसको अभी आपने लर्न कर लिया। इसको अब हम सीखेंगे कि ये क्या लिखा है, अभी मैंने सिखाया नहीं है, तो आप टेंशन में मत आना, स्ट्रेस मत लेना, डर मत जाना, घबरा मत जाना कि ये क्या लिख दिया। अभी समझाएंगे इसको कि ये क्या लिखा है। अभी तो आपने इसको दिमाग में बिठाया क्या कि अगर मेटल कैटायन हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, स्क्वायर 4 हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग बोलनी है, और अगर 4 हो वीक तो टेट्राहेड्रल बोलनी है। लेकिन ये तभी बोलना है जब किसी भी मेटल में D10 कॉन्फ़िगरेशन ना हो और वो सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का ना हो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का होना चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया सपोज, और यहाँ आ गया आपका WFL। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी आएगा तो डेल SP हमेशा ज़्यादा होगा P से, पेयरिंग एनर्जी। और अगर वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है और हमेशा वो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है उसमें। अब ये स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग के अंदर जो ऑर्बिटल भरते हैं वो कैसे भरते हैं वो देखो। ये स्प्लिटिंग होती है, हाँ या ना, क्लियर। तो ये आपका डेल SP होगा P, ये आपका डेल्टा T होगा P से ज्यादा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना सीखना 1 से 10।
अभी मैंने कहा था स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल होती है, फिर टेट्राहेड्रल होती है, यानी कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग वीक फील्ड वाली हो गई और स्ट्रॉन्ग फील्ड वाली स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग हो गई। तो ये क्लियर हो गया अब आपके पास कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गए 4 तो स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग है, और टेट्राहेड्रल हो गया वीक फील्ड आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन भरना सीखना पड़ेगा इसमें। अगर आप इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1, यहां भी भरो 1, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2, यहां भी भरोगे तो 2, तीसरा भरो इलेक्ट्रॉन 3, लेकिन वहां जो तीसरा आएगा वो ऊपर आएगा। अब दिमाग लगाओ, जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर थे 2 2, यहां भी बराबर थे 2 2, तो हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, D2 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो उस कंडीशन में वो D1 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, D2 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो उस कंडीशन में वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वो 6 में बताया था, ऑक्टाहेड्रल में बताया था वहां पे, ठीक है। अब लेकिन अगर D3 आ गया तो D3 में आते ही देखो यहां एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहां 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। D3 में वीक फील्ड आ गया तो हाई स्पिन, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया तो लो स्पिन। अगला इलेक्ट्रॉन भरो D4, ये भर दिया। यहां 0 अनपेड है, यहां 4 अनपेड है, ये क्या हो गया हाई स्पिन, ये क्या हो गया लो स्पिन। एक ये हाई स्पिन, ये लो स्पिन। अगला इलेक्ट्रॉन फिर इसमें भरेंगे, यहां जाएगा हाई स्पिन लो स्पिन। अगला इसमें भरेंगे हाई, कितने हो गए 2 2 4 2 6 7, 2 3 4 5 6 7, इसमें भरेंगे, ये लो स्पिन वो हाई स्पिन। 8 यहाँ आएगा, उसमें 8 वहाँ आएगा, वो हाई स्पिन ये लो स्पिन। D9 ऐसे आएगा, या पहले 8 तक देखो। तो अपन ने क्या पढ़ा कि अगर D1 to D2 है तो कॉम्प्लेक्स नो हाई स्पिन नो लो स्पिन, क्लियर। लेकिन अगर जगह ही नहीं बची यार, D3 से लेके D8 तक स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया तो वो लो स्पिन, और अगर D3 से लेके D8 तक वीक फील्ड आ गया तो वो हाई स्पिन। आप देखो इलेक्ट्रॉन, D9 भरो, एक और एक यहां भर गया, कितना हुआ एक अनपेड एक अनपेयर्ड। D10 भरो, एक भी नहीं एक भी नहीं, तो कोई लो स्पिन हाई स्पिन नहीं आया। तो अब मैं ये मिटा देता हूं, यहां बना देता हूं पूरा ढंग से। तो D1 से D2 कॉम्प्लेक्स नो हाई स्पिन नो लो स्पिन। लेकिन अगर मैं D3 से D8 की बात कर रहा हूं, D3 से D8 की बात करूं, तो D3 से D8 की बात करने पर इफ complex has strong field ligand then it is low spin complex। और यहां if complex has WFL then it is हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहां पर फिर से वही लिखेंगे D9 to D10 अगर आया तो कोई लो स्पिन हाई स्पिन नहीं है। D9 से D10 आया तो कोई लो स्पिन हाई स्पिन नहीं है। तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर प्लेनर या और टेट्राहेड्रल यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए मैंने हाई स्पिन
और लो स्पिन देखना सिखा दिया। नोट करो इसको फटाफट, चलो। हो गया? क्लियर? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आपको एक सवाल आया कि NiCN होल 4 माइनस 2, आपसे कहा इसमें निकल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। अब इसमें निकल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। 4 माइनस, बाहर 2 माइनस आ रहा है तो इस पर कितना आएगा? +2। निकल पर आ गया +2, +2 आ गया तो यहाँ क्या आएगा? 3D8। मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे जब बताया था VBT पढ़ाते समय मैंने सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कॉन्फ़िगरेशन लर्न करो, और मैंने कहा था आप लर्न करो और स्पीड में आपको आना चाहिए। तो आप देखो निकल का जब आपने लिखा होगा तो आएगा 3D8 4s2। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन 4s से पहले निकलता है, तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो D8 बच गया। अब D8 बचने के बाद मैंने देखा साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मेटल कैटायन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 4, स्प्लिटिंग कौन सी होगी? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में आपने अभी अभी इलेक्ट्रॉन भरना सीखा मेरे से। 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, सीख चुके? भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए। ये खाली है, ये खाली है, ये आपका 4s आएगा, इसके बाद ये 4p आएगा। अब आपको यहाँ से कितने लिगेंड है? 4। तो कितने चाहिए आपको? 4। तो यहाँ से आप देखो 1 2 3 और 4, ये आपका D आ गया, S आ गया, 2p आ गए। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बना वो क्या बना? DsP2। स्क्वायर प्लेनर क्या बना ये? DsP2 स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब डायामैग्नेटिक है कि नहीं है? डायामैग्नेटिक। म्यू इसका 0 आया नहीं आया? 0। ये अंदर वाला D पार्टिसिपेट कर रहा है। हमने सीखा था जब अंदर वाला पार्टिसिपेट करे तो उसे क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद मैंने आपको एक और बात बोली थी, क्या बात बोली थी? बताओ। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये हाई स्पिन है कि लो स्पिन है? देख के बताओ, ये आपका हाई स्पिन है या लो स्पिन? लो स्पिन D8 है। अगर इसी D8 कॉन्फ़िगरेशन को वीक फील्ड वाले में भरता तो उसमें 2 अनपेयर्ड आते। यहाँ आपकी कितने आया? 0। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? लो स्पिन। ऐसे समझना था ये। ठीक है, अब देखो इसी का एक दूसरा भाई, अगर मैं यहाँ पर ले लेता NiCl4 माइनस 2, क्या लिया मैंने बताओ? NiCl4 माइनस 2। अब ये Cl वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है? देख के बताओ। Cl माइनस क्या है बताओ?
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। Cl माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अब इसकी स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल में बताया था 3 डब्बे ऊपर हैं, बताया था कि 2 डब्बे नीचे हैं, 3 डब्बे ऊपर हैं और 2 डब्बे नीचे हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरना सिखाया था, 8 इसमें भरो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? तो ये आपके पास 8 आ गए। अब 8 आने के बाद आपके जो है वो ये S और P खाली है। अब कितने लिगेंड है वहां देखो? 4। तो 4 डब्बे खाली हैं तो 1 S और ये 3 P आएंगे। 4 डब्बे खाली है तो क्या होगा बताओ? 1 S और 3 P आएंगे तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? ये sp3। sp3 के बाद ज्योमेट्री का नाम मैंने बताया था क्या? टेट्राहेड्रल। sp3 और टेट्राहेड्रल। तो sp3 और टेट्राहेड्रल के बाद अब क्या आएगा? sp3 टेट्राहेड्रल के बाद अब देखो पैरामैग्नेटिक है या नहीं है? पैरामैग्नेटिक है। म्यू जो होगा इसका कितना होगा? 2.87, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये नहीं होगा क्योंकि इसमें डी नहीं आ रहा है। आप में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ये कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है लेकिन वो आउटर की तरह नहीं बोलेंगे इसको, एक है ना, हाई स्पिन या लो स्पिन बोलो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाई स्पिन। अभी बताया था मैंने, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये हाई स्पिन लो स्पिन देखना आ गया आपको अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। किसमें सिखाया मैंने बताओ? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। किसमें सिखाया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। किसमें सिखाया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। किसमें सिखाया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। क्लियर? अब अगला एक मॉलिक्यूल दे दिया उसने, CuCl4-2। इसमें कॉपर पर +2 चार्ज आएगा और ये D9 आएगा। अब ये वीक फील्ड है तो ये ऐसे आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ऐसे भरेंगे। कोई डाउट किसी को? देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर आप देखो CuCl4-2 है, कॉपर पर +2 चार्ज है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, D9 आएगा तो क्या आएगा? D9। वीक फील्ड है, वीक फील्ड है तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग आएगी। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग आ गई है। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में आपको D9 भरना है तो D9 भरा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भर दिया। आया ना? D9 आया तो क्या भर दिया? 9 भर दिया। 9 भरने के बाद अब कौन सा खाली बचा? S और ये क्या बचा? 3 P। तो ये आपके पास क्या आ गया? sp3। फिर टेट्राहेड्रल, फिर पैरामैग्नेटिक, म्यू 1.73। बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है ना। लो स्पिन या हाई स्पिन कुछ नहीं होगा क्योंकि D9 है। आउटर और इनर भी कुछ नहीं होगा क्योंकि D नहीं है। तो बस यही आएगा इसके लिए। अब ये आपको आ गया। क्लियर सबको? हाँ या ना? तो अब अगला देखो इसके बाद। अब आप खुद करके बताओ मुझे। चलो इसको बोलते हैं स्विट्जर सॉल्ट और ये होता है डीप ब्लू कलर का। क्या बोलते हैं इसको? स्विट्जर सॉल्ट। और ये क्या होता है? डीप ब्लू कलर का। चलो बताओ इसका हाइब्रिडेशन निकाल के फटाफट।
निकाल लिया, चलो ट्राई करते हैं। कॉपर +2 3d9 है, लेकिन अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये क्या करेगा, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग करेगा। D9 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये आपका S आएगा, ये P आएगा। बहुत आसान है। हाइब्रिडेशन बताओ क्या आया, sp3। क्लियर सबको, क्या हाइब्रिडेशन आएगा इसका बताओ, sp3। क्या आएगा जल्दी बताओ, sp3। क्या आएगा जल्दी बताओ, sp3। वीक फील्ड का भी sp3, स्ट्रॉन्ग फील्ड का भी sp3। अभी अभी आपने की पॉइंट लिखवाया था कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जब आएगा 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो उसका dsp2 ही आएगा, उसमें स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग ही आएगा, तो इसका मतलब आपके द्वारा बताया गया की पॉइंट गलत हो जाएगा। ना 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 रे, क्यों, क्योंकि इसमें एक फिनोमिना पाया जाएगा, इसमें एक फिनोमिना आएगा और वो फिनोमिना इसका जो डाउट है वो क्लियर करके जाएगा। इसमें एक फिनोमिना आएगा जो सारे डाउट्स को क्लियर करके चला जाएगा और उस फिनोमिना को ट्रांसफरेंस कहा जाएगा, जो शायद आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। यहां ट्रांसफरेंस होगा। ट्रांसफरेंस की कंडीशन आपको याद होगी, ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर ये ट्रांसफर हो गया तो पॉसिबिलिटी ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी तो है रे, पॉसिबिलिटी ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी तो है रे। तो ये ट्रांसफरेंस कर जाएगा। अगर ये ट्रांसफरेंस कर जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन 4p में पाया जाएगा और ये d खाली हो जाएगा और ये हाइब्रिडेशन dsp2 स्क्वायर प्लेनर पैरामैग्नेटिक म्यू 1.73 इनर ऑर्बिटल, ले इनर ऑर्बिटल बन गया। ये नहीं था, ये नहीं था, ये बन गया इनर ऑर्बिटल। लो स्पिन आएगा कि नहीं आएगा, ना ना रे, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेड बराबर है, D9 में नहीं होता लो स्पिन रे, तो लो स्पिन आ जाएगा। ये लो स्पिन आ गया, नहीं आया, इनर ऑर्बिटल आएगा बस। ठीक है, तो ये आपका हाइब्रिडेशन निकाल दिया आपने स्विट्जर सॉल्ट का। तो नोट करके लिखो, व्हेन कॉपर +2, अब की पॉइंट ही बन गया, व्हेन कॉपर +2 सराउंडेड बाय, व्हेन कॉपर +2 सराउंडेड बाय, व्हेन कॉपर +2 सराउंडेड बाय 4 strong field ligand, 4 strong field ligand, then it always form inner orbital complex compound, always form inner orbital complex compound with the hybridization of dsp2, with the hybridization of dsp2, with the hybridization of dsp2 in such type of complex compound, in such type of complex compound unpaired electron present in such type of complex compound unpaired electron present in 4p orbital, present in 4p orbital rather than 4p orbital rather than 3d orbital। ठीक है, तो यानी इस कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन 4p में पाया जाएगा। ठीक, अब देखो पहले वाला जो ट्रांसफरेंस कराया था वो ऑक्टाहेड्रल में था
और ऑक्टाहेड्रल में लास्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था कहां, 4d में था। 4d हाई एनर्जी पर होता है, इसलिए उसमें से निकालना आसान था। इसलिए कोबाल्ट वाले कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट थे। ये नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि ये 4p में है। 4p इतना हाई नहीं होता जितना 4d होता है। तो ये स्टेटमेंट यहां नहीं वैलिड होगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वहां वैलिड होगा कि वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन 4d में है। क्लियर है भैया? ए भैया सानिध्य समझ में आ रहा है? ओ सहजप्रीत सिंह ओ चक दे फट्टे ना बोले गिल्ली ओ बल्ले बल्ले सवेरे जलंधर शाम ने दिल्ली। सच बोल पक्का? एक सवाल आप करके बताओ यार, तब मानूंगा। अब तो मुझे लगा देख के बता दोगे, ओए चक दे फट्टे कर दोगे, ओए जय बिहार। चलो बताओ। बोलो भाई, बोलो बोलो। चलो निकाल लिया, बहुत आसान है ये तो। ओ माय गॉड, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा पहले। जरा निकालो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 तो पोटेशियम पर है तो 3, कॉपर का निकालना है तो x, साइनाइड का निकालना है तो -1 और यहाँ टोटल 0, तो x बराबर आया +1। तो इसका मतलब इसमें कॉपर पर +1 है। ओ माय गॉड, कॉपर पर +1 है तो D10 आएगा। ओ शिट, अगर ये D10 आएगा तो ये तो D पूरा भर जाएगा। ओ माय गॉड, ये तो गलत हो जाएगा आपसे। आप में से जिन बच्चों ने इसका DsP2 लिखा था वो सब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये D भरा हुआ है। अगर ये D पूरा भरा हुआ है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। अगर ये D भरा हुआ है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। अगर ये D भरा हुआ है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। sp3 टेट्राहेड्रल sp3 टेट्राहेड्रल, फिर बोलो डायामैग्नेटिक और म्यू 0। ठीक है, आया ना? ना लो स्पिन होगा ना आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल आएगा D10। तो मैंने जब वहां लिखा था तो यही लिखा था कि D10 पर वो कंडीशन नहीं अप्लाई होती, क्योंकि D10 अगर आ गया तो ऑलवेज sp3 होगा, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए। तो हम की पॉइंट एक और बना रहे हैं, नोट कि इफ मेटल कैटायन और एटम हैज D10 configuration in complex, then it has always sp3 hybridization with टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। की पॉइंट लिखो ये, यानी कि अभी भी साला D10 आ जाए, चाहे वो मेटल कैटायन में हो चाहे वो एटम में हो, D10 आ गया तो साला sp3 होगा। बे दुनिया का कोई ताकत तुम्हारा गलत नहीं करवा सकता। क्या बोला? D10 हो गया तो ऑलवेज क्या होगा? sp3, कोई गलत नहीं कराएगा। ठीक है, नोट करो इसको, ये संभल के चलना इससे। ये आपका ना हर बार गलत कराता है बेटा, इसको अच्छे से आप दिमाग में फिट रखना कि साइनाइड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, D10 आ रहा है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के लफड़े में मत फंसना।
फिर से कह रहा हूँ D10 है तो कोई भी लिगेंड हो भले से, इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड, यहाँ भी एक लाइन लिखना, इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड, ऑलवेज लिख दिया वैसे तो मैंने, इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड, इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड। क्लियर? नोट करो इसको। और अभी शीट वीट के सवाल मत करना तुम, ये वाले CFT के, अभी हिम्मत नहीं, अभी हिलेंगे भी नहीं तुमसे, डिप्रेशन आ जाएगा, बोलोगे सर ने कुछ नहीं पढ़ाया, सवाल ही नहीं हो रहे। बहुत बाकी है भी इसमें, कम से कम 3 लेक्चर और लगेंगे, तसल्ली से पढ़ा रहा हूं मैं इसीलिए कि साला एक भी डाउट नहीं है, पूरा क्लियर हो जाए सब। ठीक है, नोट करो इसको। चलो बाकी नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। ठीक है।